से इसके पास पेपर कंपाइल करता हूँ। उस जमाने में बहुत ज्यादा चीजें बहुत ज्यादा वो नहीं थी, लोग बहुत ज्यादा किताबें नहीं बनाते थे, तो मैंने क्या किया, सारे पास पेपर पकड़े, उन सबको सेटमेंट करके किताब बना दी। बीएफडी में था एनी 3 बुक्स ऑफ योर चॉइस, आप पेपर में ला सकते थे। तो मेरे अपने हाथ के कंपाइल किए हुए पास पेपर्स कंपाइल्ड बाय आतिफ आब्दी, ठीक है, वो मैं बना के लोगों की होता था। जो मैं एग्जाम हॉल में जाता था तो 80% लोगों के हाथ में वही किताब होती थी जो मैंने कंपाइल की हुई होती थी। कॉर्पोरेट लॉ का पेपर होता था दोपहर में, सॉरी सुबह में, और बीएफडी का पेपर होता था दोपहर में। मैं कॉर्पोरेट लॉ का टीचर था, तो मैं बच्चों के पेपर खत्म होने के बाद वहीं बाहर हॉल के बाहर होता था। बच्चे कहते थे यार इतना कमिटेड टीचर है, मतलब अपने बच्चों को रिसीव करने आया हुआ है। दोपहर में मेरा पेपर 2 बजे और इन्होंने निकलना होता था 12:30 के करीब बाहर। तो होता ही था कि मैं कहता था जब मैंने 11:45 तक पहुंचना ही है तो वाई नॉट के मैं 12:30 के आसपास पहुंच जाऊं। तो वहां पहुंचता था, मेरे बच्चे बाहर निकल के आ रहे थे, हाँ भाई कैसा पेपर हुआ, पेपर दिखता था सारा। एक बार डिस्कशन करते करते एकदम से टाइम दिखता था तो 2:10 हो चुके होते थे। फिर जल्दी से फिर उधर बड़ा मजेदार काम होता था। पास पेपर तो मेरे पास होते थे, बस वही होते थे मेरे पास। 6 सवाल आते थे। मैं हमेशा मानता था कि 6 सवाल तो पता नहीं कौन लोग करते हैं, मैंने तो 1 घंटे में एक ही सवाल करना है। 3 सवाल है मेरे लिए। पहले ना सवाल देखता था कि कौन सा सवाल ऐसा लग रहा है जिस तरह की कोई चीज मैंने देखी है। एक सवाल होता था उसमें जो है ना वो 2 रेट दिए हुए होते थे, फिर कुछ ऑप्शन की, कुछ मनी मार्केट, पता नहीं अजीब सी बात होती थी। कहते थे मैंने देखा है, मुझे बड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है। फिर पासवर्ड की किताब निकाल के उसमें जल्दी से स्किम करके देखता था, ऐसी कोई चीज मैंने कहीं देखी है। तो एक चैप्टर में ना उस तरह के सवाल देखना शुरू हो जाते थे। मैं कह वाह वो सवाल देखा कि यार तकरीबन 80-90% सेम है। इसका सॉल्यूशन निकाला, फिर जिस फिगर को उसने ऊपर लिखा जिसको नीचे लिखा, इधर से वाली फिगर ऊपर लिखी, उसे पूरी रिसर्च करके ना 1 घंटे तक बड़ा तसल्ली से जो है ना वो करके एक सवाल सॉल्व करता था। फिर अगला सवाल उठाता था, एक नया सा वर्ड नजर आता था कि ये कहाँ होगा, फिर इंडेक्स में जाके देखता था कि कौन सा ऐसा चैप्टर हो सकता है जिसमें ये कॉन्सेप्ट होगा। फिर एक दूसरी किताब में लेके क्या होता था, मैंने नोट्स वगैरह और इस तरह की चीजें कंपाइल की हुई होती थी। फिर मैं टांग पे टांग करके बैठ के पढ़ना शुरू कर देता था। असल में मैंने टोटल पढ़ना पेपर वाले दिनों में होता था, यानी पेपर वाले दिन ही पढ़ना होता था। अब सारे कहते थे यार ये अजीब आदमी है, ये जो है ना वो इतने कॉन्फिडेंस से इधर हमारी हालत टाइट हुई, पेपर मैनेज नहीं हो रहा है, टांग पे टांग रख के पढ़ रहा है। मैं जो स्टडी करता था यार बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट है। फिर उसके सवाल देखता था, फिर सवाल देखता, इतना बच्चों वाला सवाल दे दिया कि अपने वो करता था, वो हो भी जाता था। बड़ा कोसता था मैं अपने आपको कि यार मैं काश पढ़ के आया होता ना तो ये बड़ा मजे का पेपर था। तो नॉर्मली मैं 3 सवाल करता था और नॉर्मली मेरे नंबर जो है ना 42, 43 इस तरह। एक दफा ऐसा हुआ मैंने 3 सवाल किए, 3 घंटे गुजर गए, 15 मिनट और पढ़े हुए, 3 सवाल रहते। एक सवाल उठा के मैं पढ़ने लगा, फिर मैंने कहा मैं पढ़ूंगा, रिसर्च करूंगा, कुछ लिखना शुरू करूंगा। मैंने कौन सा को ऐसे 3 मार लेने, जाके मैंने उनको बड़े फखर से ऐसे हैंडओवर किया और फखर से चलता हुआ जा रहा, लोग कह रहा 15 मिनट पहले 47 नंबर पे रहा। अब 49 तक भी पहुंच गया होता तो पास हो जाना था। तो 15 मिनट में 2 नंबर कहीं ना कहीं किसी जुगाड़ से निकालने थे। तो मैंने एग्जैक्ट की मैंने कभी भी पढ़ के नहीं देना। वो मैंने थ्रू भाई उस वक्त ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं होती थी। ऑनलाइन क्लास होती तो मैं तो अपने मतलब फील्ड में किसी और टीचर की ऑनलाइन क्लास लेके खामोशी से पढ़ता रहता। ठीक है, फिजिकल भाई मैं शाम के वक्त मैं क्लास पढ़ा रहा होता था। तो एक दफा ये हुआ कि लोगों ने कहा अदनान रशीद साहब जो ना बीएफडी पढ़ा रहे हैं, उनके पास 150-200 बच्चा होता है, वो बड़ा बीएफडी के ऊपर जो ना आजकल इन है, तो यार उनके पास जाके बैठो। तो फिर किसी ने कहा कि अच्छा नहीं आपको तो शर्म आती होगी वहां जाते। मैंने कहा शर्म किस बात की, पढ़ाई जहां से मिल जाए। खैर वो मुझे शर्म तो नहीं आनी थी, लेकिन मैं जब उधर क्लास में एंटर हुआ, वो उनका पढ़ा रहे होते थे, 7 दरवाजा होता था, दरवाजे से एंटर हुआ तो सामने सारे बच्चे मेरी तरफ देख रहे। तो एक दूसरे को बोले मारे यार वो ये लॉ वाले आब्दी साहब ये जो है ना इस तरह। मैं बैठूं तो जनाब महसूस हो गया इधर से भी कोई आंखें देखनी है, इधर से भी लेफ्ट राइट देखो, हर बच्चा मुझे देखा ये लॉ वाले आब्दी साहब है, अच्छा इनका ये पेपर रहता है, अच्छा ये फिर इनसे पढ़ने आए हैं, इनके अपने कॉलेज में कोई ऐसा बंदा ही नहीं जो इन्हें पढ़ा सके। और वो उसके बाद ना उस कॉलेज के ही फ्रंट ऑफिसर में देखा सर आप ना आया करें। फ्रंट ऑफिसर था राना नवीद, उसने कहा सर जी ठीक है आप, मैं यार इल्म में जहां मर्जी से आके लोग नहीं सर जी ऐसे ना करें, हमें भी मसला होगा आपको भी मसला होगा। तो वो इन्होंने सवाल पूछा कि क्या कभी शर्म आती थी इस बात पे। असल में डिपेंड करता ना ऑब्जेक्टिव क्या है। मैं टीचिंग करनी थी, टीचिंग कर रहा था, सीए बनना था, कभी ना कभी बन जाना था। भाई एक पेपर जो 40, 42, 43, 47 पे फेल हो रहा है, कभी ना कभी पास हो जाएगा। अब मैं सारा कुछ छोड़ के टीचिंग छोड़ के उसके पीछे पढ़ूं तो जो मेरा अपना मेन कैरियर जो अपना शौक है, और मुझे कभी भी बहुत ज्यादा शौक नहीं था कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट कहलवाऊंगा तो मैं एक अच्छा टीचर हूंगा। बल्कि मुझे याद है कि मैं राइज में वाइस प्रिंसिपल था, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं था, तो उस वक्त मैंने 750 बच्चे पढ़ाए थे। अगले सेशन में मैं स्कैन गया, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट था, 4 बच्चे बैठे हुए थे सामने। तो इसका मतलब है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी का ताल्लुक ही कोई नहीं था। ताल्लुक था आप कौन सी जगह पे बैठे हुए हैं, आप किस तरह से चीजों को लेके चल रहे हैं। मैं बिल्कुल अचानक से एक जगह से निकल के उधर गया था, तो ये बात समझ आ गई थी कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी का इतना ताल्लुक नहीं है। कॉन्फिडेंस देगा, लोगों की नजर में आप मकबूल हो जाएंगे, लेकिन मैं कॉर्पोरेट लॉ पे इतना काम किया था। ये यही जो राना नवीद का मैंने जिक्र किया, तो ये एक दफा राइज में थे, तो भट्टी साहब को जो है ना इन्होंने जाके कहा कि सर जी हमारे पास जो है वो ऑडिट और कंपनी लॉ में सिर्फ अब्दी साहब है। मैं फाइनलिस्ट था। उन्होंने कहा जी पैक में 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कंपनी लॉ पढ़ा रहे हैं, 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑडिट पढ़ा रहे हैं, साढ़े को एक ही बंदा वो भी फाइनलिस्ट। तो भट्टी साहब ने मेरे कंधे पे हाथ मार के कहा था साढ़ा फाइनलिस्ट वो 6 उठाएगा। बाय द एंड ऑफ सेशन उन 6 के पास टोटल उतने बच्चे नहीं थे, जिसका दुगना अल्लाह का शुक्र है वो मैं अकेले पढ़ा रहा था। तो उस दिन मुझे बड़ा क्लियर कॉन्फिडेंस हो गया था कि आपने अगर अच्छा परफॉर्म किया है तो शायद परफॉर्मेंस किसी रिकग्निशन या किसी नाम से बहुत ऊपर है। बहुत सारे ऐसे फाइनलिस्ट हैं जो एक अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी फील्ड को समझ गए हैं, कंसल्टेंसी शुरू कर दी, कुछ भी शुरू कर दिया और चार्टर्ड अकाउंटेंट से बहुत ज्यादा अच्छा कमा रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं जो बिल्कुल बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कॉन्फिडेंस दे रही है, आप दूसरा बंदा आपके ऊपर भरोसा फौरन से कर लेता है जब तक आप बोलते नहीं है। जब आप बोलते हैं तो पता लग जाता है कि इसको कुछ नहीं आता। तो समटाइम जो है ना वो कंपिटेंस सबसे जरूरी चीज होती है। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि अगर लोगों को बदला देना है, लोगों को जवाब देना है, तो हमेशा कंपिटेंस से जवाब दें। आपकी अपनी परफॉर्मेंस जो है वो आप ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हुए आपके साथ बुरा हो रहा है, पॉलिटिक्स हो रही है, ऑल यू कैन डू इज कंपिटेंस। आप इतना शानदार काम करें। मैं एक जगह ऐसे सेटअप में बैठा हुआ था कि जहां सारे लोग थे वो मजहबी मेरे से बहुत ज्यादा डिफरेंसेस रखते थे,
और अक्सर अपनी महफिल में बैठ के कहते थे यार ये बंदा है दूसरे मजहबी ग्रुप का, कमबख्त को पढ़ाना अच्छा आता है, नहीं तो निकाल देते हैं। तो मतलब उनको उलझन थी, और लेकिन उनको ये था कि ये जो है ना ये मतलब ये प्रॉब्लम ये है कि ये जालिम पढ़ाता अच्छा है। तो अच्छा पढ़ाना जो है वो आपको मजहब से, फिरके से, नस्ल से, सियासत से, आप इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं तो वहां तो और तरह की सियासत होती है, ये बंगाली है, ये पाकिस्तानी है, ये इंडियन है, बट जो परफॉर्म कर रहा होता है उसे कोई उसकी कौम से नहीं जानता, उसको उसकी परफॉर्मेंस की वजह से जानते हैं। तो परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट इंतकाम है। तो उस टाइम पे भी अगेन यही था कि ठीक है, जब मैंने टीचिंग करनी है और मैं टीचिंग ऑलरेडी कर रहा हूँ और लोग पढ़ रहे हैं और बड़े शौक से पढ़ रहे हैं, और मुझे अगर कॉर्पोरेट लॉ अच्छा आता है और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी अच्छा मजा आता है, तो शायद मेरे लिए ये ज्यादा बड़ी बात है। पेपर में कभी ना कभी निकलना था, वो खैर बाहर निकल ही गया। ज्यादा पेपर रहते होते तो मैं भी परेशान होता। एक पेपर था तो उसमें मुझे ना कोई फीलिंग ऐसी नहीं आती थी कि ये कोई ट्रेन मिस हो रही है। और एजुकेशन सेक्टर में मैं देख चुका था कि यहाँ पे जो है ना चार्टर्ड अकाउंटेंट क्लास में जाके फारिग होकर वापस आ जाते हैं क्योंकि बच्चे नहीं पढ़ना चाहते, और अगर एक फाइनलिस्ट एफर्ट कर रहा है और वो अच्छा पढ़ा रहा है तो शायद यहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट होने की बजाय अच्छा पढ़ाना इंपॉर्टेंट है। अब अल्लाह का शुक्र, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी अच्छा पढ़ा रहे हैं, और इतने चार्टर्ड अकाउंटेंट के 12 साल हो गए क्वालिफाई किए हुए, बहुत ही चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है जी, एक सवाल है, उस टाइम में भी मेरे ख्याल में 3 किए थे, 62 नंबर का अटेम्प्ट किया था। हाँ नहीं, असल में बात ये कि उस टाइम में जिसमें पास हुआ मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, सिवाय इसकी की शादी हुई थी। वो जो ऊपर थोड़ा बहुत जो 3, 4, 5 नंबर की वो रह जाती थी, वो कहीं और से दुआएं चल रही थी। तो वो जो है ना, खैर वो पेपर में ना बड़ा इजी होके दिया था। उससे पहले होता था कि भाई घर वाले मदर आगे चक्कर लगाती थी, बेटा पढ़े हो नहीं पढ़े, मैं पढ़ ही नहीं रहा होता था, तो वो जबरदस्ती मुझे कहती थी भी पढ़ो। ऐसा मैं कहता था नहीं मैं रेस्ट लूंगा, एक आध दिन की छुट्टी है, मैं थोड़ा सा हो सकता पढ़ लूं। तो इस चक्कर में पढ़ ही नहीं पाता था कि मुसलसल गवर्नेंस में होता था। अब जब बेगम आई, उसने कहा जी मैंने सुना आप पेपर पढ़ के नहीं देते, अब जो है ना आपको पेपर पढ़ना होगा। मैंने उसे कहा भाई बात ये है कि वो दूसरी पार्टी थी, ठीक है, 2 जावेद गवर्नेंस थे, अबोरी थे, अम्मा जी थी, तुम तो अपनी पार्टी हो। बेहतरीन जो मूवीज होंगी मैं टोरेंट से डाउनलोड पे लगा दूंगा, 2-3 छुट्टियां मिलेंगी, आराम से फिल्में देखेंगे, उसको खुदा को खौफ नहीं रह जाएगा। मैंने कहा तो अभी तक कौन सा पास हो रहा है? नहीं सारे मुझे कहेंगे तुम्हारी वजह से। मैंने कहा भाई 9 दफा फेल हुआ मैं, टेंशन नहीं लेनी। हाँ मैं फिल्म देखूंगा, उसके बाद जब फ्रेश होऊंगा तो मैं पढ़ भी रहूंगा। उसने कहा ठीक है। तो बेगम से दोस्ती हो गई, तो फिल्म भी देख लेते थे, और जब थोड़ा सा फ्री होता था या होता था कि गैप हो, कहते थे आप देखिए फिल्म देख लिया, अब मैं खाने वगैरह का करने जा रही हूँ, 2 घंटे पढ़ ले। समझ होता था चलो कोई मेरा इतना साथ दे रहा है तो मैं भी जरा थोड़ा सा, तो थोड़ा बहुत शायद 1-2 नंबर उस थोड़े बहुत पढ़ने की वजह से आए होंगे, अदरवाइज मुझे नहीं याद पड़ता मैंने कुछ एक्स्ट्रा। हाँ लेकिन पेपर देते हुए मुतमईन था कि इस दफा फेल होने पे ज्यादा टेंशन नहीं है। अब बेगम ही सब कुछ जस्टिफाई कर रही होगी, तो जो है ना वो पहले तो घर वाले मेरे से पूछते थे, बाद में उन्होंने बेगम से पूछना था क्या मैं तुम्हारे शोहर पास नहीं हुआ, तुमने उसे पढ़ने नहीं दिया जी? हाँ पढ़ना भी सीखे नहीं पढ़ता, तो वो उसको अपनी पार्टी में मिला लिया ना बस। उसके बाद वो ज़हनी तौर पर रिलैक्स हुए, पेपर में ऑटोमेटिकली बेहतर परफॉर्म हो गया होगा। मेरा नहीं ख्याल मैंने अच्छा परफॉर्म किया था, ये कोई बाकी वो बरकत है जो मुझे वो सीनियर टीचर ने कहा था कि शादी कर लो पेपर निकल जाएगा। एक पेपर रहता हो तो ये वाला काम किया जा सकता है। पता लगा कि आप जो है ना हाँ जब बात की शादी करके बैठे हुए हो, सर ने कहा कि शादी से पेपर निकल जाता है। सर ये तो मेरे साथ भी हो रहा है। मैंने गैप का ऑडिट था वलीमे वाले दिन, तो पास हुआ था। वाह वलीमे वाले दिन सुबह पेपर था, शाम को वलीमा। अच्छा ये वैसे एक्स्ट्रा कमिटमेंट है। मुझे याद है कि मैं पेपर से 3 दिन पहले भी पढ़ा रहा था, और वो शादी से 3 दिन पहले भी पढ़ा रहा था, और शादी के 3 दिन बाद भी पढ़ा रहा था। लेकिन ये कमिटमेंट है कि सुबह में आपने जो है पेपर दिया हो, तो आपने प्लान नहीं किया था। बंदा थोड़ा सा तारीख आगे पीछे कर लेता है। भाई मैं भी बताऊं, 1 हफ्ता मैंने जो ऑफ किया था वो तो भाई मैं फाइनल कैफ दोनों में था ना, तो फाइनल ऑफ होता है तो कैफ चल रहा होता है, कैफ होता है तो फाइनल चल रहा होता है। तो मैंने 1 हफ्ता ऐसा आइडेंटिफाई किया था जिसमें दोनों नहीं थे, उसके एंड सेंटर में शादी कर ली थी। ठीक है जी, इन्होंने कहा कि जी वो उस वक्त जो है ना ससुराल वालों ने कहा था कि नहीं जी इस टाइम पे हम अवेलेबल नहीं है। समटाइम क्या होता है कि वो जो है वो लड़की की बहन ने दूसरे मुल्क से ट्रैवल करना है, लड़की के फलाना रिश्तेदार ने वहां से आना है। अच्छा उसके रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, आपके रिश्तेदार आउट हो जाते हैं। तो कई दफा ना एक बंदा शादी करने के बारे में सोच रहा होता है लेकिन रिश्तेदार इकट्ठे नहीं हो रहे, तो फिर तंग आके कहता है भाई जितने होंगे मैं शादी कर लूंगा। तो अपनी शादियों पे ना आपने स्टे लेना है, आपने हमेशा जो है ना आपने कहना है भाई ये सारे बंदे इकट्ठे करने के चक्कर में जो है ना मैं शादी डिले नहीं कर रहा, तो आपने शादी कर लेनी, नहीं तो जो है ना वो पेपर वाले दिन जो है आपको शादी करनी पड़ जाएगी। ठीक है जी, तो मैं भाई का हिंट समझ गया था, लेकिन मैं बड़ा कवर मारा। स्टेक होल्डर्स ये कौन लोग होते हैं? जितने लोग भी अफेक्ट हो रहे हैं वो सारे स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर हर वो बंदा जिसका कोई इंटरेस्ट है कंपनी से, जिसका कोई ताल्लुक है, जिसका कोई कनेक्शन है। तो सस्टेनेबिलिटी में भी जब भी हम कोई डिसीजन ले रहे हैं तो उसमें भी बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। अभी हमने ऑटो कंपनी की ट्रांजिशन करवाई थी, तो कितने लोगों की रातों की नींद हराम हो जाएगी, कितनों को बड़ी सारे बजट बनाने पड़ जाएंगे, कितनों को बैंकों के पीछे भागना पड़ेगा, कितने लोग डिस्टर्ब होंगे। तो यहाँ पे फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि हम इनको कैसे लेके चलेंगे और किस स्टेक होल्डर का सस्टेनेबिलिटी के हमारे डिफरेंट डिसीजंस में क्या किरदार है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो स्टेक होल्डर्स की टिपिकली वो 3 कैटेगरीज जो बताई जाती हैं, इंटरनल स्टेक होल्डर, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर और कनेक्टेड। क्योंकि पीछे कोई स्टैंडर्ड नहीं है तो अक्सर जगह इंटरनल स्टेक होल्डर, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर ये 2 ग्रुप्स होते हैं। लेकिन कुछ थ्योरीज कुछ जगह पे एक तीसरी तरह की कैटेगरी भी डिस्कस होती है व्हिच इज कनेक्टेड। इंटरनल स्टेक होल्डर हुए जो इंडिविजुअल या ग्रुप विद इन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं कंपनी के अफेयर्स में, और खासतौर पे सस्टेनेबिलिटी डिसीजंस के अंदर इनका रोल होता है, इनका डायरेक्ट इंटरेस्ट होता है कंपनी की सक्सेस में। जैसे कि ओनर्स, मेजर शेयर होल्डर्स जो ज्यादातर बैठे होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, सीनियर मैनेजर्स, एम्प्लॉइज, लेबर यूनियन वगैरह, ये कंपनी के अंदर बैठे हुए हैं और ये बड़ा डायरेक्टली उस सारे मामले से इंपैक्ट हो रहे हैं। कुछ एक्सटर्नल स्टेक होल्डर होते हैं, इंडिविजुअल एंटिटीज जो आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो इनडायरेक्टली अफेक्ट होती हैं आपकी एक्टिविटी से। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट, रेगुलेटरी बॉडी,
कई दफा आपके मेजर सप्लायर और कस्टमर, लेकिन अगर हम कनेक्टेड स्टेक होल्डर पढ़ रहे हैं तो वो उसको हम नीचे देख रहे होंगे। लोकल कम्युनिटी, डिफरेंट तरह के प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, डिफरेंट ह्यूमन राइट्स के ग्रुप, डिफरेंट मीडिया, ये ज्यादातर हमारे एक्सटर्नल स्टेक होल्डर होते हैं जिनको हमारे सस्टेनेबिलिटी के डिसीजन से कोई खास लेना देना नहीं होता, लेकिन उनका इनडायरेक्ट इंटरेस्ट होता है कि अगर मुल्क में 200 कंपनियां, तो ये वाली कंपनी क्यों नहीं इसको फॉलो कर रही। तो इंटरनल स्टेक होल्डर जो कंपनी के अंदर बैठे हुए हैं, एक्सटर्नल जो कंपनी से बाहर बैठे हुए हैं। कनेक्टेड, अगर कनेक्टेड ना पड़े तो हम मेजर सप्लायर कस्टमर्स को यहाँ काउंट कर सकते हैं, लेकिन हम कनेक्टेड की बात करें तो ये वो लोग होते हैं जो होते बाहर के, लेकिन इनका अंदर से बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। आपके मेजर कस्टमर्स और आपके मेजर सप्लायर्स, एक कंपनी के डिसीजंस में गवर्नमेंट को शायद इतना फर्क ना पड़े, लेकिन आपका मेजर सप्लायर बुरी तरह से मुतासिर हो सकता है। किसी और को फर्क पड़े ना पड़े, मेजर कस्टमर बुरी तरह से मुतासिर हो सकता है। कैफ तक के बच्चों को समझाने के लिए, क्योंकि अब तो आप लोग फर्म के अंदर काफी ज्यादा इन्वॉल्व है, कैफ तक के बच्चों को मैं अक्सर कहता हूं कि भाई आप एसबीआई के अंदर नहीं हो, लेकिन आप जिनका मैक्सिमम टाइम एसबीआई में गुजार रहे हो, आप हो बाहर के, लेकिन इदारे के साथ इतना गहरा कनेक्शन है कि हमारा कोई भी छुट्टी होना ना होने का फैसला आपको बड़ा डायरेक्टली इंपैक्ट करता है, हालांकि आप इंटरनल नहीं है। तो एक्सटर्नल बहुत दूर के हो गए, इंटरनल अंदर के हो गए, और कनेक्टेड वो एक्सटर्नल जिनका हमसे कनेक्शन है। तो ज्यादातर इसके अंदर की सप्लायर, मेजर कस्टमर्स और इस तरह के लोग आते हैं कुछ फ्रेमवर्क्स के मुताबिक, अदरवाइज दुनिया इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरह के स्टेक होल्डर मानती है। सवाल यह है कि स्टेक होल्डर्स का हमारे सस्टेनेबिलिटी की इनिशिएटिव से क्या ताल्लुक हो सकता है। फॉर एग्जांपल बात करते हैं ओनर्स या शेयर होल्डर्स, उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो आपके सस्टेनेबिलिटी के डिसीजंस और आपके ट्रांजिशन रिस्क वगैरह की वजह से उनके नुकसान भी हो सकते हैं, उनको फायदे भी हो सकते हैं। अब इस वक्त मैं ये नहीं कह रहा कि फायदे, स्टेक होल्डर्स का क्या इस सारे मामले में इंपैक्ट है। सर उन्होंने खुद करना चाहिए, ऑनर से सारा कुछ ओनर है, सब कुछ उन्होंने करना है, तो जाहिर है वो तो अफेक्ट होंगे सारे डिसीजन से। क्यों चाहते होंगे ये सारे लोग सस्टेनेबिलिटी, कंपनी चलती रहे, लॉन्ग रन में फायदा हो। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स क्यों ऐसा चाहते होंगे, ये तो अंदर बैठे हुए हैं, डे टू डे अफेयर्स को देख रहे हैं, इनकी क्या क्यों ख्वाहिश है सस्टेनेबिलिटी। एक्सटर्नल प्रेशर है, बाहर की तरफ से प्रेशर है कि कंपनी ऐसा नहीं करेगी तो डूब जाएगी, डूबेगी तो ये भी नुकसान में आ जाएंगे। ये कंपनी का फेस है, परफॉर्मेंस करेंगे तो परफॉर्मेंस दिखाएंगे तो उनके अपने इंसेंटिव भी बढ़ेंगे, अगली दफा लोग इनको दोबारा से सिलेक्ट करेंगे, सैलरीज वगैरह से कनेक्ट हो सकती हैं। सीनियर मैनेजर्स या एम्प्लॉइज, इनको काम असाइन हो रहा होगा, ये लोग चीजों को देख रहे होंगे, अगेन इनके इनिशिएटिव्स उसके इनके इंसेंटिव्स उसके साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। अच्छी एनवायरनमेंट में काम करना चाहते हैं एम्प्लॉइज को, गर्व महसूस होगा अपने इदारे पे कि हमारा इदारा जो है वो एनवायरनमेंट को बड़ा कम डैमेज करता है, हम चीजों को इस तरह से लेके चलते हैं। बहुत सारी दुनिया में अब आप आहिस्ता आहिस्ता ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे, बहुत सारी कंपनियों की मार्केटिंग, बहुत सारे बिजनेसेस की मार्केटिंग में अब सस्टेनेबिलिटी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। वो बार बार कहते हैं, मतलब शायद वो नेस्ले की पानी की बोतल पीते हुए कभी गौर ना किया, लेकिन वो कहते हैं कि अब हम हल्का प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं जो कि एनवायरनमेंट में ज्यादा फ्रेंडली है। बहुत सारी चीजों के अंदर इस तरह आपको नजर आता है। जी, डेयरी मिल्क ने भी उस तरह से स्टार्ट कर दिया। तो अब अगेन आहिस्ता आहिस्ता लोग आ रहे हैं इस तरफ और फिर इन चीजों को सोच रहे हैं। होटलिंग की इंडस्ट्री, बैंकिंग, बैंक वाले चीज पर फख्र महसूस करते हैं कि हम उन लोगों को ऑनलाइन पे ले गए। एप्स पे इतना काम कर रहे हैं कि घर बैठे बैठे बैंक अकाउंट की बायोमेट्रिक तक अब ऐप से बहुत सारे बैंकों ने शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं वो सस्टेनेबिलिटी की तरफ स्टेप्स तो ले रहे हैं। गवर्नमेंट को क्या फर्क पड़ता है एक इदारे के सस्टेनेबल होने ना होने से, उस मुल्क का माहौल बेहतर होगा, IMF हमसे राजी हो जाएगा, क्लाइमेट कंट्रोल में रहेगा। क्लाइमेट कंट्रोल में रहेगा तो लोगों की हैपनिंग, लोगों की इवेंट्स और बाकी सारी डिजास्टर्स वगैरह थोड़े से कम हो जाएंगे। नेचुरल टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकते हैं कि आप आए। अब देखना कराची में जब आप समंदर की तस्वीर दिखाएं लोगों से क्या वो बड़ा मजेदार माहौल है, तो वो तो बाजार हो जाएंगे, क्योंकि वो हम अपनी कोस्टल बेल्ट को भी खराब कर चुके हुए हैं और हमने सारा एनवायरनमेंट भी डैमेज कर दिया। सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेंगे, मुल्क के अंदर जो है खुशहाली होगी, लोग ज्यादा वो करेंगे, कारोबारी एक्टिविटी बढ़ेगी, नई तरह के बिजनेस आएंगे, नए सेगमेंट्स लगेंगे, नई चीजों पे काम होगा। यस, ओवरऑल एज अ कंट्री हम डेवलप करेंगे, ओवरऑल एज अ कंट्री हम अच्छा डेवलप कर रहे होंगे, वो बाहर की दुनिया की नजर में हम अच्छे होंगे। फिर मुख्तलिफ तरह की जो दुनिया की रैंकिंग्स है उसमें हम बेहतर होंगे। हमारे मुख्तलिफ लोगों को बाहर जाके अच्छी रिकग्निशन मिलेगी, लोग हमारे बारे में कहेंगे कि यार ये तो कोई उस मुल्क के हैं जिसके वज़ीर आज़म ने 10 अरब दरख्त लगाए थे। ठीक है, कम से कम वही वाली बात है, लगाया या नहीं लगाया, लेकिन दुनिया को तो कम से कम ऐसा फीलिंग है ना, तो गर्व तो महसूस होगा। मुझे तो एक दफा वो एक बंगाली ने कहा था, मैं मलेशिया में एक जगह था, मैं एक चीज खरीद रहा था, तो उसने कहा इतना, तो मैंने कहा नहीं जी इसको रिड्यूस करो, डिस्काउंट दो। तो वो बंगाली था, तो उसने मेरी तरफ देखा, कहता आप तो इसी से मल्टीप्लाई करते हो ना, पता नहीं 20 से मल्टीप्लाई करते होगे ना। मैंने कहा नहीं, कहता फिर 25 से मल्टीप्लाई करते हो। मतलब उस वक्त की बात है जब मैंने 62 से मल्टीप्लाई करना था एक्सचेंज रेट को, तो वो सोच के बैठा हुआ था कि शायद मैं 20-25 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मतलब मैंने कहा कि नहीं भाई मुझे ज्यादा से मल्टीप्लाई करना है। तो उसने एकदम से मेरी तरफ देखा, तुम्हारे यहाँ तो इमरान खान नहीं है। मतलब एक दूर बैठा बंगाली किसी एक और मुल्क में बैठा हुआ, ये जानता है कि अगर मुल्क में इमरान खान है तो महंगाई खत्म हो गई होगी या हमारा रुपए की कदर में इजाफा आया होगा। तो वो लिटरली उसने कहा कि भाई तुम रिंगिट का तुम एक्सचेंज रेट इस तरह से यूं मल्टीप्लाई कर रहे होगे ना। तो जी एक इमेज वही वाली बात है। तो इमरान खान वाज अ वेरी गुड पर्सन, अगर वो फाइनेंस मिनिस्टर होता, फॉरेन मिनिस्टर होता या पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना होता जगह जगह, तो वो बड़ा आइडियल कैंडिडेट था उस पॉइंट के लिए। मुल्क चलाने के लिए जब वो आया और उसको टीम नहीं मिली, तो फिर उस वजह से मैं अगर ये कहूंगा कि उसने अच्छा काम नहीं किया तो आप लोग मुझे मारेंगे। तो बहरहाल उसको अच्छी टीम नहीं मिली, तो वो उस तरह से डिलीवर नहीं कर सका, लेकिन इनिशिएटिव्स बड़े कमाल थे। आप देखें किस जमाने में उसने दरख्तों की बात की थी, अब आप इतने साल बाद जाके आज हम सोच रहे हैं, मतलब वो फ्यूचर ओरिएंटेड था। हाँ जी, और कौन लोग, सप्लायर्स को क्या फर्क पड़ता है? डिमांड बढ़ जाएगी, अगर कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है तो वो ज्यादा चीजें कंज्यूम करेगी। सप्लायर्स को इंपैक्ट होगा। कई दफा कंपनी ने कहेगी कि हम आपसे नहीं खरीदेंगे, आप तो चाइल्ड लेबर को करते हैं, आप तो ये वाला मामला करते हैं, तो उनको भी सुधरने का मौका मिलेगा। शुरू में बुरा लगेगा, लेकिन अल्टीमेटली इनडायरेक्टली वो भी इंपैक्ट हो रहे होंगे। जो कंपनी अडॉप्ट नहीं करेगी वो
डैमेज हो जाएगी, बहुत हो जाएगी, तो सप्लायर्स चाहेंगे कि कंपनी हमारी कस्टमर है। जाहिर है सप्लायर्स को एक कंपनी को वो चीजें लेके दे रहे हैं, तो अगर कंपनी चल रही है तो सप्लायर को तो फायदा ही फायदा है, और सप्लायर को फायदा। कस्टमर सस्टेनेबल सप्लायर को एक ऐसे बिजनेस से डील करते हुए अच्छा फील होगा जो सस्टेनेबल है, तो वो उनको जरा ज्यादा चीजें देगा और उधर उनको डिस्काउंट वगैरह देने की कोशिश करेगा। हमारी इमेज बेहतर होगी तो हमारा काम भी बेहतर होगा, उससे सप्लाई का काम बेहतर उससे सप्लायर का अगेन हो सकता है कि वो जब अपने फाइनेंशियल में दिखाएंगे ये हमारे सप्लायर्स और ये बड़े हमारे सस्टेनेबल किस्म के लोग हैं, तो उससे हमारा इमेज भी ऑटोमेटिकली बेहतर होगा, कॉर्पोरेट इमेज बेहतर होगा। ये जुमला हर जगह फिट हो जाता है। कस्टमर्स को क्या फायदा? कस्टमर को अच्छी चीज मिल रही होगी, जो वादा हो रहा होगा उसे यकीन होगा कि सच बोल रहे हैं। कस्टमर जो चीज खरीद रहा है, कस्टमर एनवायरनमेंट खराबी में अपना किरदार अदा नहीं कर रहा, कॉन्फिडेंस बेहतर होगा उसका कि मैं अच्छी चीज मतलब उसका कॉन्फिडेंस कंपनी में बेहतर होगा, कस्टमर लॉयल्टी डेवलप होगी। लोकल कम्युनिटीज को क्या फायदा होगा एक कंपनी के सस्टेनेबल होने से? एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, एनवायरनमेंट बेहतर होगी, सोशल इक्विटी आएगी, जी बीमारियां कम होंगी। तो अगेन जस्ट आपने एक दफा जो है ना इसको हल्का सा देख लेना, हमने ज़बानी इस पे बात की हुई है, लेकिन ये इस फॉर्म में आपके पास मौजूद है। आज तो आपके सैंडविच नहीं, क्योंकि बस अगली दफा जब आप आएंगे क्लास में या अगले वीक जब आ रहे होंगे तो आपके पास किताबें होंगी, वो अभी तो कल का लेक्चर भी रहता है, इसका मतलब हैंड आउट देना पड़ेगा। ठीक होगा। वो ऑनलाइन पर भी मतलब ऑनलाइन 80% बन गई, और ये इसका जो डेडलाइन है वो है परसों शाम 8 बजे, और फिर क्वेश्चन बैंक के ऊपर ओवर वीकेंड काम चल रहा होगा, तो इंशाल्लाह ताला मंडे को जो है वो किताब विद क्वेश्चन बैंक जो है ना वो सामने मौजूद होगी। इस वक्त बड़ी तेजी से उस पर काम चल रहा है। इस वक्त जो है ना तकरीबन हम सुबह सुबह तक यहाँ पे बैठे हुए हैं, तभी मैं भाई बड़े कॉन्फिडेंस से मैंने कह दिया था हाँ कोई बात नहीं, आ जाए सहरी पे। क्वेश्चन जो है वो दूसरी किसी बॉडीज का है। जी अब क्वेश्चन हमारे पास कई दफा कुछ और बॉडीज के सवाल होते हैं, लेकिन मजे की बात है कि अभी बहुत सारी और बॉडीज की भी इतनी ज्यादा डेवलप नहीं हुए। आई गेट सुपर फास्ट हो गया। क्यों? हम कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स को उठा के फॉलो कर रहे होंगे। इवन जो हमारे पास इस वक्त एश्योरेंस का स्टैंडर्ड जो हमने फॉलो करना है 2026 के दिसंबर से ऑनवर्ड स्टार्ट होने वाले जो ईयर्स है उनके लिए आई कैप सुपर फास्ट जा रहा है। वो वाले हम एश्योरेंस का स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे होंगे, कोड ऑफ एथिक्स बिल्कुल रिवाइज वाला फॉलो कर रहे होंगे, सस्टेनेबिलिटी के लिए बना हुआ है। S1 S2 जो है वो हमने बात की थी कि 2024 के जो मतलब बाद में स्टार्ट होने वाले जो ईयर्स के एंड पे होना है उसके लिए ऐसे SB के स्टैंडर्ड भी, तो हम थोड़ा ज्यादा फास्ट जा रहे हैं। इंटरनेशनल किताबें भी ना भी जरा थोड़ी सी ब्रेक लगा के चल रही हैं, वो भी अभी थोड़ा सा पुराने आई के अपने बहुत जल्दी बहुत तेजी से जंप मार दी है और बहुत जल्दी जाके चीजों को अडॉप्ट कर लिया। जी बिल्कुल। अगेन इसका फायदा ये है कि इस वक्त हम काफी ज्यादा लेटेस्ट हैपनिंग तक पहुंचे हुए हैं, तो अब दुनिया जिस भी रफ्तार से काम करेगी, आई कि अपने एक दफा अच्छी खासी रफ्तार ले ली है, अब तकरीबन साल तक शायद सुकून हो जाए। ज्यादा से ज्यादा किसी वक्त सिलेबस को ध्यान से देख लिया तो हो सकता है उसे बदल दें कि यार ये हमसे बोंगी बच गई है, वो जो S1 को उठा के पूरा उन्होंने सिलेबस बना दिया। नहीं जी, किताब ने सो कॉल्ड किताब, ये मतलब मेरी वो उस किताब में से एक्सट्रैक्ट है, वो जो एक अनदेखी अनजानी सी किताब है।
इन्वेस्टर्स क्लियर और कंपेरेबल सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर मिल रहे होंगे, स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस और इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट उन्हें नजर आ रही होगी, लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन का सबूत नजर आ रहा होगा। एम्प्लॉइज और मैनेजर को सेफ, फेयर और इंक्लूसिव वर्कप्लेस मिलेगा, ट्रेनिंग, कैरियर डेवलपमेंट और रिस्पेक्टफुल कल्चर मिल रहा होगा। कस्टमर्स को सेफ, रिलायबल प्रोडक्ट्स मिल रही होगी, रिस्पांसिबल सोर्सिंग और ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। अगेन ये सारी बातें ऐसी हैं, इस तरह की बातें जब किसी स्टैंडर्ड से नहीं आती तो जो मर्जी लिख दें, अच्छा अच्छा सा लिखना है। और अब आपको अच्छा सोचने की तो आदत बहुत ज्यादा पड़ गई है, अल्लाह करे। और आप में से किसी ने बीच में कोई लेक्चर मिस किया तो ऐसा नहीं करना, बड़े तरतीब से स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हुए आ रहे हैं। एनजीओस मेजरेबल एनवायरमेंटल और सोशल प्रोग्रेस उन्हें नजर आ रही होगी, ओपन कोलैबोरेशंस वगैरह नजर आ रही होंगी, उनके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स जो उन्होंने ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स रखी हैं, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन उसको फॉलो कर रही है तो उनको भी अच्छा फील होगा और वो फिर आपको भी इनवाइट किया करेंगे, आपको अपने इनिशिएटिव्स में शेयर किया करेंगे। मीडिया एक्यूरेट वेरीफाइबल इंफॉर्मेशन मिल रही है, कंसिस्टेंट टाइमली कम्युनिकेशन हो रही है लोगों के साथ। तो अब ऐसे में क्लियर कट वो जो उनकी ख्वाहिश है या जो आपके मुख्तलिफ तरह के पब्लिश या जो इलेक्ट्रिक मीडिया है उसकी ख्वाहिश ये है कि आप जब कोई चीज शेयर करें तो वो झूठ ना बोले। तो आपकी जो सोशल मीडिया की पोस्टें होंगी कंपनी की, अब अगेन कंपनियां भी अब क्या करती हैं, सोशल मीडिया विंग बनाती हैं, अपना पॉजिटिव इमेज बताती हैं। मुख्तलिफ तरह के जो सोशल नेटवर्किंग के प्लेटफॉर्म है, प्रोफेशनल अनप्रोफेशनल दोनों तीनों तरह के प्लेटफॉर्म पे मौजूद होते हैं, अपनी रील्स बनाते हैं, अपनी वीडियोस देते हैं, अपनी चीजों को बेहतर लेके चलते हैं। बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ मैं थोड़ा सा बड़ा हो जाऊं तो मैं इनको आइडिया दिया करूं, अभी मैं भी उतना बड़ा नहीं, तो जब मैं बड़ा हो जाऊं तो मैं इन अंग्रेजों को एक दफा आइडिया दूं कि यार अभी किताबों से बाहर निकल आओ, अब एक वीडियो बनानी चाहिए एक इदारे को 5 मिनट की जिसमें वो अपने सारे इनिशिएटिव्स बताए, ज्यादा एंगेजिंग होगा, कम टाइम होगा, हर बंदे के लिए समझना देखना आसान होगा, ज्यादा इंट्यूटिव होगा और इतनी सारी किताबें प्रिंट करने और इन सारी फॉर्मेलिटी से भी बच जाओगे। फिर लंबे लंबे पीडीएफ भी लोगों ने देख के आवाजार होकर गुजरना है, तो एक वीडियो हो और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भले आप ज्यादा डिटेल से भी चीजें डाल दें और उसे 1.75 भी देखा जा सकता है, और उसको 1.75 भी देखा जा सकता है। तो यस समटाइम क्या होता है, अब आज के दौर के मोड्स बदल गए हैं ना, पहले लोग किताबें पढ़ के समझते थे, फिर उसके बाद लोग आर्टिकल्स पढ़ना शुरू हो गए, छोटे छोटे से रिपोर्ट्स पढ़ना शुरू हो गए। अब वो जमाना नहीं है। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आपने आखिरी दफा एनुअल रिपोर्ट कौन सी पूरी वाली पढ़ी थी, ये सवाल मैं आम लोगों के सामने जाके पूछूं तो गंदे मुंह बनाएंगे। आप लोग तो स्पेशल वो लोग हैं जो इस फील्ड के हैं, हु आर एक्सपेक्टेड कि जिनको पता हो कि क्या डिस्क्लोजर है, जिनको बताया जाता है कि क्या क्या डिस्क्लोजर है, वो तो पूरा डिस्क्लोजर नहीं पढ़ता है। तो टेक्निकली जब आप इस तरह की किताबी फॉर्म में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करेंगे तो देयर इज अ ह्यूज चांस कि बहुत सारे लोग बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं देखेंगे। अगर आप उसको यूजर फ्रेंडली बना लेंगे तो शायद, तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि बस 2-3 सर्टिफिकेशंस आ जाएं, 1-2 कॉन्फ्रेंसेस वगैरह के अंदर जो है थोड़ा सा जरा नेटवर्किंग बन जाए, तो फिर दुनिया के किसी फोरम पे जाके इंशाल्लाह ऐसे 4-5 साल बाद बशर्ते सेहत जिंदगी मैंने कोशिश करनी है कि लोग फिर वीडियोस के ऊपर आ जाएं, क्योंकि अब ये आहिस्ता आहिस्ता मर रही हैं, किताबें मर रही हैं, पीडीएफ मर रही हैं और ये जो रिटन टेक्स्ट है ये आहिस्ता आहिस्ता नापैद होता जा रहा है। खैर वापस आते हैं, आप तो ऐसे देख रहे हैं बड़ा अजीम आदमी है, ऐसे देख रहे हैं और ये बहुत सोच रहा है, ये जो है ना ये इसको आईएमएफ उठा के ले जाएगा, ये जो है ना ये आगे जाएंगे। हाँ ये आगे जाएगा, ये लॉन्डे में ना है कुछ। अच्छा जी, डिफरेंट रोल देख लेते हैं इदारे के अंदर ना। मैंने क्या किया, मैंने छोटे छोटे से मुख्तलिफ लोगों के रोल्स थोड़े से टू द पॉइंट करके आपके सामने रख दिए हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या रोल है सारे सस्टेनेबिलिटी के मामले में? सस्टेनेबिलिटी के विजन को अप्रूव करें, पॉलिसी को, लॉन्ग टर्म टारगेट्स को अप्रूव करें, सस्टेनेबिलिटी को अपने इदारे की कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी में इंटीग्रेट करें, ओवरसी करें सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज को, खुद ना काम करें उसको ओवरसी करें, इंश्योर करें कि लॉज, रेगुलेशन और रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की जो अकॉर्डिंग वो कंप्लायंस हो रही है या नहीं हो रही, सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर और रिपोर्ट्स इनके सामने आनी चाहिए और इनकी तरफ से अप्रूवल होनी चाहिए, और देन मैनेजमेंट को अकाउंटेबल ठहराएं कि सस्टेनेबिलिटी की परफॉर्मेंस के लिए उनसे पूछें कि आप क्या कर रहे हैं। जस्ट अगेन चूंकि इसके ऊपर कोई स्टैंडर्ड नहीं है, गवर्नेंस ने भी हमें ओवरऑल बताया है, तो मैंने क्या किया, थोड़े थोड़े से कंपनी के अलग अलग स्टेक होल्डर्स के फॉर सस्टेनेबिलिटी जो जो रोल्स हो सकते हैं वो लिख दिए हैं, ताकि वो लोग जो कि कहते हैं कि जी मेरा रट्टा लगा हुआ हो तो मैं तो पेपर में कुछ भी लिख सकता हूँ, उन लोगों को भी हेल्प मिल जाए। अदरवाइज शायद इससे ज्यादा अच्छा है कि आप खुद सोच के लिखेंगे तो अच्छा होगा। मशहूर जमाना बोर्ड कमेटी, रोल ऑफ बोर्ड कमेटी फॉर सस्टेनेबिलिटी, इसके कुछ नाम सजेस्ट कर दिए हैं, ईएसजी कमेटी या सीएसआर। ये सीएसआर मतलब
corporate social responsibility, और ESG economic social governance. एनवायरमेंट सोशल गवर्नेंस। तो आप इस तरह से मतलब पेपर में इनमें से किसी तरह की कमेटी का नाम भी लिख सकते हैं, खाली बोर्ड कमेटी लिखें, लेकिन ज्यादा स्पेसिफिक करना है तो आपको CSR या ESG कमेटी लिख देंगे तो थोड़ा सा जरा ज्यादा और प्यारी बात हो जाएगी। तो ये बेसिकली ये लिस्टिंग जो है वो मेरा ख्याल ये था कि मुझे किताब में नहीं डालनी चाहिए, ये तो लोगों को क्लास में पता लग जाएगा। फिर मैंने सोचा कि किताब के सारे यूजर्स तो नहीं पढ़ रहे होंगे लेक्चर्स, तो ये आपने याद शायद नहीं करना, लेकिन एक दफा आपकी नजर से गुजरा हुआ होगा तो आपको थोड़ा सा हौसला होगा कि भाई पेपर में लिखने के लिए आपके पास कुछ मवाद है। तो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स मैंने इसमें कंपनी है ना अंदर के काफी सारे बंदे ऐड कर दिए। सपोर्ट करेंगे बोर्ड को सस्टेनेबिलिटी ओवरसाइट में, सस्टेनेबिलिटी की स्ट्रेटेजी को रिव्यू करेंगे, KPIs को रिव्यू करेंगे, टारगेट्स को रिव्यू करेंगे, मॉनिटर करें क्लाइमेट, एनवायरमेंटल और सोशल रिस्क को, ओवरसी करें इंप्लीमेंटेशन, प्रोग्रेस और करेक्टिव एक्शन को। वो ओवरऑल ओवरसी कर रहे थे और ये उसकी हैपनिंग को ओवरसी कर रहे हैं। रिकमेंड करें सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर्स बोर्ड को, यानी बोर्ड ने जो अप्रूव करना है उससे पहले इन्होंने देखे हुए और ये कहें हाँ जी हमने देखे हुए हैं, आप देख लें। जैसे ऑडिट कमेटी अपनी सिफारिशात आगे उनको पेश करती है, जैसे एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कमेटी काउंसिल को बताती है कि ये हमने देख लिया, आप इसको ओके कर दें। तो टेक्निकली काउंसिल तो एक ओवरऑल वो है, लेकिन जो उस खास एरिया में काम होना वो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कमेटी ने करना है। तो इसी तरह से सस्टेनेबिलिटी का काम इन्होंने करना है, लेकिन इन्होंने बड़ों को साथ साथ लूप में रखना है। रिकमेंड करें सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर टू बोर्ड हो गया, लाइजॉन करें मैनेजमेंट और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स के साथ। और किन लोगों का रोल? CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उसका क्या रोल हो सकता है? सस्टेनेबिलिटी के कल्चर को लीड करे और टोन सेट करे टॉप पे। बोर्ड की स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूटिबल प्लान्स में लेके आए कि बोर्ड की स्ट्रेटेजी और फिर लोगों के सामने रखे कि हाँ भाई ठीक है अब मैंने इसकी मैनेजमेंट करनी है, तो वो इस तरह के प्लान्स की फॉर्म में लेके आए। रिसोर्सेज एलोकेट करे सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव के लिए, सस्टेनेबिलिटी को अपने ऑपरेशंस और डिसीजन मेकिंग में लेके आए। क्रॉस फंक्शनल कोऑर्डिनेशन, क्योंकि ये ऊपर बैठा हुआ है तो तमाम डिपार्टमेंट्स तो आपस में लड़ेंगे, ये उन सब लोगों को आपस में कोऑर्डिनेट करवाए और सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस बोर्ड को रिपोर्ट करे कि जी हम लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया। तो CSO चीफ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर डेवलप करे सस्टेनेबिलिटी और ESG की एक पूरी स्ट्रेटेजी, आइडेंटिफाई करे रिस्क और अपॉर्चुनिटीज, सेट करे KPI टारगेट और एक्शन प्लान। ये तो हमने पहले भी कहीं देखा है। कमेटी ने इसको देखना है कि ये सही काम हुआ है नहीं हुआ, तो ये कमेटी से बहुत क्लोज काम कर रहा है। कमेटी ने फंक्शनल हेड बना देना है CSO को और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बना देना है CEO को। तो वो कहेंगे सस्टेनेबिलिटी के काम आपने देखने हैं और भाईजान आपने इनको फैसिलिटेट करना है सारे, उसमें कोऑर्डिनेट करना है डाटा कलेक्शन रिपोर्टिंग S1 S2 के मुताबिक, मॉनिटर करना है परफॉर्मेंस और कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट कंपनी के सारे इनिशिएटिव्स की, स्टेक होल्डर्स को एंगेज करना है, एडवाइजर को एंगेज करना है और एक अपना टोन सेट करनी है, सपोर्ट करना है सस्टेनेबिलिटी की एश्योरेंस के प्रोसेस में। जब आपके पास कोई आ रहा है और वो आके देख रहा है तो ऐसे में उनको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, शायद आप सबसे ज्यादा अहम है, शायद CEO को भी इतना नहीं पता, शायद मैनेजमेंट को भी इतना नहीं पता जितना CSO को पता है। अगेन जनरल बातें। डिपार्टमेंटल मैनेजर्स की क्या रोल है? फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक मैनेजर है, HR डिपार्टमेंट का मैनेजर है, ऑपरेशंस का मैनेजर है, फलाना का। मैंने HR को थोड़ा अलग कर दिया, HR को अलग से भी डिस्कस करेंगे क्योंकि HR के जिम्मे ह्यूमन वाला काम है, तो वहां सोशल वाली चीजें काफी आ जाती हैं। एनी डिपार्टमेंट मैनेजर तकरीबन अदर देन HR सस्टेनेबिलिटी की स्ट्रेटेजी को अपने डिपार्टमेंट लेवल पे इंप्लीमेंट करें, सस्टेनेबिलिटी के ऑब्जेक्टिव्स को अपने डे टू डे ऑपरेशंस में लेके आएं, डिपार्टमेंट स्पेसिफिक आपके डिपार्टमेंट में क्या सस्टेनेबिलिटी के रिस्क और अपॉर्चुनिटीज हैं उसको आइडेंटिफाई करें, डिपार्टमेंट के KPIs अलाइन करें ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल टारगेट्स के साथ, सस्टेनेबिलिटी की पॉलिसीज लॉज और स्टैंडर्ड्स को अपने डिपार्टमेंट लेवल पे देखेंगे सही चल रहा है नहीं चल रहा, कलेक्ट करें, वैलिडेट करें, रिपोर्ट करें सस्टेनेबिलिटी का डाटा एक सेंट्रल टीम को कि हाँ भाई ये इस तरह से। तो अगेन ऐसा नहीं है कि ऊपर वालों ने सोचा और नीचे काम हो गया, हर डिपार्टमेंट का मैनेजर भी उस पर काम कर रहा है, चीफ एग्जीक्यूटिव भी काम कर रहा है, CSO भी काम कर रहा है, बोर्ड भी ओवरऑल ध्यान रख रहा है, हर डिपार्टमेंट का मैनेजर भी HR का और फिर एम्प्लॉइज भी काम कर रहे हैं। प्रमोट करें एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, जगह जगह जहां बैठे लोगों को बार बार कहे यार इस तरह से वेस्ट नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, पानी कम इस्तेमाल करें। तो सारे जो हमारे डिपार्टमेंट के मैनेजर्स हैं वो इस पॉइंट पे हैं कि वो लोगों को समझा सकें। सस्टेनेबिलिटी को बजटिंग और डिसीजन मेकिंग में एम्बेड करें, एम्प्लॉइज को ट्रेन करें सस्टेनेबिलिटी पॉलिसी और प्रैक्टिसेस पे अपने डिपार्टमेंट के, एनकरेज करें इनोवेशन और कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट, जब भी कोई अच्छे आइडियाज दे रहे हैं लोगों को साथ लेके चला जाए, परफॉर्मेंस को मेजर करें, करेक्टिव एक्शन लें और सस्टेनेबिलिटी के डिस्क्लोजर और एश्योरेंस के प्रोसेस में अपने हिस्से की जो सपोर्ट हो सकती है वो करें। HR मैनेजर सस्टेनेबिलिटी को HR की पॉलिसी में डाले। अब यहाँ सस्टेनेबिलिटी का जो सोशल वाला एलिमेंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है HR के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने इसलिए HR मैनेजर को बाकी तमाम डिपार्टमेंट मैनेजर से थोड़ा हट के बताया। प्रमोट करे डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन, यानी DEI। एंश्योर करे फेयर लेबर प्रैक्टिसेस और एम्प्लॉय वेलबींग। डिजाइन करे सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड ट्रेनिंग और अवेयरनेस प्रोग्राम। परफॉर्मेंस अप्रेजल और इंसेंटिव को सस्टेनेबिलिटी गोल के साथ इसी ने तो लाइन करना है, ये तो HR वाला है। और टैलेंट अट्रैक्शन रिटेंशन थ्रू ESG कल्चर को सपोर्ट करे, लोगों को नजर आए कि हाँ भाई इस इदारे में वो लोग ज्यादा कामयाब हैं जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं या इस तरह की बातें करते हैं। तो ओवरऑल कल्चर ही नजर आना चाहिए कि इस इदारे का जो HR डिपार्टमेंट है वो सस्टेनेबिलिटी को लेकर बड़ा सीरियस है। यानी इंटरव्यू देने वाले को पहले से पता हो कि मैंने इंटरव्यू के अंदर सस्टेनेबिलिटी वाली मजबूती की बातें जरूर बोलनी है, यानी कम से कम लोगों के ध्यान में कि जो कि यार इनका HR इसको लेकर बड़ा सीरियस है। क्लियर?
एम्प्लॉइज का क्या रोल है? सस्टेनेबिलिटी की पॉलिसी और प्रोसीजर को कंप्लाई करें, वर्क प्रोसेस को अडॉप्ट करें, आइडेंटिफाई करें और रिपोर्ट करें रिस्क अपने डिपार्टमेंटल मैनेजर्स को, ट्रेनिंग और अवेयरनेस प्रोग्रामों में पार्टिसिपेट करें, उनके जिम्मे था ट्रेनिंग करवाएं, इनके जिम्मे ट्रेनिंग करें, एथिकल कंडक्ट और ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज को सपोर्ट करें और सस्टेनेबिलिटी एम्बेसडर्स के तौर पे काम करें, जहां बैठे कोशिश करें अच्छी बातें करें, हर वक्त इनकी एक्शंस में, इनकी सारे प्रोसीजर्स में हमें नजर आना चाहिए कि देयर इज सस्टेनेबिलिटी इन एक्शन। तो ये लिस्टें सिर्फ इसका मकसद जो है ना उन लोगों को सपोर्ट करने का है जो कह रहे हैं कि खुद से लिखना थोड़ा मुश्किल है, तो कम से कम उनके पास 6-8 लाइनें आ जाएंगी लिखने लिखाने के लिए। हम चलते हैं आज के एंड की तरफ। मेंडेलो मैट्रिक्स याद है कुछ? अगेन इन्होंने कहा फिर इसमें इंटरनल ऑडिट भी आ सकता है। अब अगेन ऐसे ही इंटरनल ऑडिट को भी हम इस तरह से जब एलोकेट करेंगे, ये आपने सस्टेनेबिलिटी के इनिशिएटिव्स को भी चेक करना है तो उसका रोल भी आ सकता है। अच्छा पॉइंट है, गुड है। किताब अभी 80% कंप्लीट है, इवेंट आफ्टर एडजस्टिंग डेट डन हो गया, सही है। अच्छा, उसका रोल भी डाला जा सकता है। हाँ जी, बात समझ आ रही है? मेंडेलो मैट्रिक्स कुछ याद है? पावर वर्सेस इंटरेस्ट। आईकैप एक जमाने में सीए फाइनल में पढ़ाता था, फिर उन्हें लगा नहीं ये कैफ लेवल पे होना चाहिए, फिर कैफ में बीएमबीएस में पढ़ाना शुरू कर दिया। अभी उन्हें लगता है ये पीआरसी में होना चाहिए, अब वो पीआरसी में पढ़ा रहा है और मैंने हर जगह पढ़ा है। तो ये आईकैप तजर्बे करता रहता है, अचानक से बैठे बैठे उनके ध्यान में एसपीएम के 2 चैप्टर पीआरसी के अंदर डाले हुए, समझ नहीं आता उनका। वो जैसे भी था मैं जिस बात पे ऑगस्ट बदनदान हुआ, वो ट्रस्ट एक्ट बिजनेस लॉ मर्केंटाइल लॉ में होता था, वो बिल्कुल शुरू का जो कैफ का पेपर सीए फाइनल के कॉर्पोरेट लॉ में डाल दिया। पता नहीं कहाँ है हमारे रेलेवेंट, वो क्या हमारी वो क्यों नहीं है? ये भी नहीं कह सकते कि कमेटी कहाँ है जो कमेटी सारी चीजों पे इनिशिएटिव ले। पहले तो आप ये एक्सप्लेन करना, आपने बट बोल दिया अंगश पता नहीं दंदान। हाँ, उंगश बदनदान, उंगश उंगली है, दंदान जो है वो दांतों के दरमियान की जगह है, तो उंगश बदनदान, ब दंदान के बीच में, उंगश उंगली ब के साथ दंदान, दंदी दंदी को जो है ना उर्दू में दंदान, तो वो होता है ना वो दांतों में उंगली देती है हैरत के मारे, तो ये उंगश बदनदान। ठीक है जी जी। उर्दू फारसी से निकली हुई है ज्यादातर, उर्दू लश्करी ज़बान है, हमारा तो कौमी तराने में सिर्फ 2 लफ्ज़ उर्दू के हैं। वाकई कौमी तराने में सिर्फ 2 लफ्ज़ हैं जो प्योर उर्दू के हैं। उर्दू लश्करी ज़बान थी ना, जब ये जंगें वगैरह होती थी, लोग इकट्ठे होते थे तो मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ लोग इकट्ठे होकर आपस में बातचीत के लिए एक ऐसी ज़बान बोलते थे जो सबके लिए कॉमनली एक्सेप्टेबल हो। जैसे इस वक्त दुबई में चल रही है, दुबई में पाकिस्तानी, बंगाली, श्रीलंकन, पाकिस्तानी, इंडियन, सॉरी मैंने मतलब इंडियन बोल दिया, तो पाकिस्तानी, इंडियन, श्रीलंकन, बांग्लादेशी, इन सब ने मिलकर आपस में एक ज़बान निकाली हुई है जिसमें कुछ बंगाली के अल्फाज भी हैं, कुछ हिंदी के अल्फाज भी हैं, कुछ उर्दू के भी हैं, और वो सबको समझ आती है। तो आपस में थ्रू आउट एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं, तो एक बड़ी मजेदार सी ज़बान बनी हुई है उनकी, और वो उसकी सबको समझ भी आ रही होती है। तो इसी तरह से उर्दू भी बहुत सारी ज़बानों को जोड़ के बनी हुई थी, कोई फारसी से लफ्ज़ ले लिया, कोई अरबी से ले लिया, कोई हिंदको से ले लिया, कोई इस तरह से करके। इवन पंजाबी ज्यादा पुरानी ज़बान है, 5000 साल से ज्यादा पुरानी हिस्ट्री है। उर्दू की हिस्ट्री बेचारी 200-250 साल की है। तो मैं एक दफा जो एक महफिल में बैठा था, एक साहब जो है ना वो अचानक से जिक्र कर रहे थे, हम महाजरों के साथ जो है ना वो पंजाबियों ने बड़ा अजीब सा सलूक किया। मैं एक पंजाबी की किताब देख रहा था, उन्होंने उर्दू की रस्मुल खत में पंजाबी लिखी हुई थी। अब वो तबे बैठे हुए थे, उनको था कि ये पंजाबी जो है ना वो हमें खा रहे हैं और हम तो उर्दू स्पीकिंग है, तो हम बड़े कुछ सुपरलेटिव आदमी है। तो मैंने फिर उनसे पूछा कि किबला आपकी ज़बान कितने अर्से पहले पैदा हुई है, और क्या पंजाबी ने आपकी ज़बान ली है या आपने पंजाबी ज़बान ली है? तो अगर पंजाबी शायरी पहले से मौजूद है और आप आज मौजूद हैं, तो अब उसके बाद आप एक पुरानी ज़बान पे अटैक करेंगे जो उसने आपसे चोरी किया है, तो तौबा करें, आपको गुस्ल वाजिब होगी। तो लोग इस हद तक नफरत में होते हैं, इलाकाई तासुब वो उसमें। तो उसके बाद उन्होंने कहा नहीं जी ये तो जो है ना ये महाजरों पे हमला है। तो मैंने कहा आप कब महाजर हैं, आप कौन से सन में इंडिया से माइग्रेट करके आए थे? तो पता लगा उसके दादाजी जो है माइग्रेट करके आए थे। वो भाई साहब के अब भी पाकिस्तान में पैदा हुए, वो भी पाकिस्तान में पैदा हुए। हाँ, तो अनफॉर्चुनेटली इस तरह के तासुबों में, और हम सस्टेनेबिलिटी पढ़ रहे हैं, तो इसमें कम से कम ये वाली बातें तो करनी है कि हमने ये ज़बान, इलाका, नस्ल, इससे बिल्कुल बाहर निकल के सोचना है। सब पाकिस्तानी है, उर्दू कौमी ज़बान है, बोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो इलाके में जो ज़बान ज्यादा समझी जाती है, जिसमें आपके लिए बताना, एक्सप्रेस करना ज्यादा आसान है, व्हाई नॉट कि वो ज़बान बोली जाए। हाँ, जब 5-6 ज़बानों वाले एक जगह इकट्ठे हुए हो तो कोशिश करें कि ऐसी ज़बान बोलें जो सबके लिए ज्यादा एक्सेप्टेबल हो। इंग्लिश। मेंडेलो मैट्रिक्स, इसने आपको पीआरसी में कुछ बताया था, कैफ में भी बताया था, सी फाइनल में भी बताता है। ये मैट्रिक्स स्टेक होल्डर्स को कुछ ग्रुप्स में डाल देता है। ये बताता है कि स्टेक होल्डर्स में कुछ स्टेक होल्डर्स की पावर्स को देखना होता है, कुछ के इंटरेस्ट को देखना होता है। स्टेक होल्डर की पावर से रिलेटेड क्या मुराद है? वो कितना इन्फ्लुएंस कर सकता है किसी भी डिसीजन को, वो कंपनी की डिसीजन मेकिंग में, कंपनी के मामलात में किस हद तक एंटर हो सकता है, उसकी पावर क्या है। तो इंटरेस्ट कितना होना चाहता है, हो नहीं सकता, ये भी एक मजे की डिस्क्रिप्शन थी। इंटरेस्ट, उसका कितना ताल्लुक है उस सारी चीज से, वो कितना को अफेक्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर हम इस इदारे में बैठ के ये डिसीजन लें कि गवर्नमेंट जो बसंत की छुट्टियां दे रही है क्या हमारे कॉलेज को करना चाहिए या नहीं, तो शायद हमारा जो एक ऑफिस बॉय होगा वो शायद बहुत पावर में नहीं होगा इस डिसीजन को रेगुलेट करने के हवाले से। लेकिन जो टॉप मैनेजमेंट में जो लोग होंगे वो शायद ज्यादा पावर रखते होंगे डिसीजन, लेकिन वो इंटरेस्टेड जरूर होगा। क्योंकि छुट्टी होने ना होने से वो अपना लॉन्ग, उसे वीकेंड मिल जाएगा, वो घर को जा सकता है, वो थोड़ा सा शुक्र करेगा कि यार बहुत ही पढ़ाने वाले लोग थे, शुक्र है 2-3 दिन उन्होंने ऑफ किया। तो इंटरेस्ट का मतलब है कि उन लोगों का कितना अंदर कनेक्शन है, उनको कितना फर्क पड़ता है और वो कितना ज्यादा उससे मुतासिर होते हैं। और पावर का मतलब वो उस डिसीजन की हैपनिंग या नॉट हैपनिंग के अंदर कितना इख्तियार और कितनी ताकत रखते हैं। इससे क्या होता है, आपको ये पता लग जाता है कि हमने सारे स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलना है। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट कहती है कि आप ईवी पे शिफ्ट हो जाएं। अभी थोड़ी पहले हमने कंपनी देखी,
तो ऐसे में ईवी पे शिफ्ट होने का मतलब ये है कि हम अगले 2-3 साल अपने बहुत बुरी तरह से उजाड़ने वाले हैं। हमारे एम्प्लॉइज की रातों की नींदें हराम होने वाली हैं, हमारे प्रॉफिट्स टूटने वाले हैं, हम अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दे पा रहे होंगे, लेकिन गवर्नमेंट की फरमाइश पूरी हो रही होगी। एक स्टेक होल्डर खुश हो गया, कुछ थोड़ा आगे जाके खुश हो गए और कुछ बाजार हो गए। किसकी सुने, किसके मुताबिक चले? अब फॉर एग्जाम्पल जो है वो ऑफिस बॉय चाहते हैं कि छुट्टी हो, बच्चे चाहते हैं छुट्टी हो, टीचर्स नहीं चाहते छुट्टी हो। अब क्या करें? टीचर चाहते हैं छुट्टी हो, बच्चे नहीं चाहते छुट्टी हो। जो स्टेक होल्डर है ना, इनके अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं, हर कोई अपने अपने तरीके से सोच रहा है। जब एक का फायदा होता है तो दूसरे का नुकसान हो जाता है। शेयर होल्डर्स को अच्छे डिविडेंड तब मिलेंगे जब हम एम्प्लॉइज को ज्यादा बोनस ना दें। एम्प्लॉइज को ज्यादा बोनस ना देने से पैसा बचेगा, वो हम डिविडेंड के तौर पे दे सकते हैं। और अगर हमने एम्प्लॉइज के ऊपर इनके रिवॉर्ड्स पे इनको जनाब हमने दूसरे मुल्कों के ट्रिप कराने शुरू कर दिए, हमने इनको खाने खिलाने शुरू कर दिए, पार्टी कल्चर है, डबल डबल बोनस मिल रहा है, एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिल रहे हैं, लेट नाइट की अलग से पेमेंट हो रही है, लेट आवर्स की पेमेंट हो रही है, छुट्टियों के अलाउंसेस मिल रहे हैं। और जब शेयर होल्डर देखता है कि यार इतने सारे मिलियंस तो आपने वहां लगा दिए, मेरे हाथ क्या आया, मैं इन्वेस्टर था, मैं मालिक था, मुझे कुछ दिया नहीं है, तुम लोग आपस के ताल्लुकात एक दूसरे से बनाते रह गए। तो सम टाइम क्या होता है, ये स्टेक होल्डर्स आपस में एक दूसरे के क्लैश में आ जाते हैं। एक का फायदा दूसरे का नुकसान होता है, दूसरे का फायदा पहले का नुकसान होता है। ये मैट्रिक्स हमें बताता है कि आपने करना क्या है। ये मैट्रिक्स इस तरह से करता है कि आपने अपने स्टेक होल्डर्स को इन 4 में से किसी एक खाने में डिवाइड कर लेना है। एक ग्रिड पे वो कहता है कि आप लो और हाई पावर का जिक्र कर दो और एक तरफ लो और हाई इंटरेस्ट का जिक्र कर दो। आपके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, आप उनको इन 4 में से किसी खास खाने में प्लेस कर दो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट की पावर कम है या ज्यादा है? ज्यादा है। गवर्नमेंट का किसी एक अकेले इदारे में इंटरेस्ट कम है या ज्यादा है? कम है। तो इंटरेस्ट कम, पावर ज्यादा, इस वाले खाने में आ गया। अच्छा, वो एम्प्लॉइज जो कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बात की ऑफिस बॉय, ये एम्प्लॉय है, ये कहाँ आएगा? इसका इंटरेस्ट ज्यादा है, पावर कम है। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कमेटियों के जो हेड्स हैं वो इंटरेस्ट भी हाई है, पावर भी हाई है। तो जो दूर दराज की कम्युनिटीज, पावर भी बहुत ज्यादा नहीं है, इंटरेस्ट भी उतना ज्यादा नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा अपने तमाम स्टेक होल्डर्स को इन 4 में से किसी एक खाने में क्लासिफाई कर लो और फिर हर खाने के साथ वो करो जो खाने के ऊपर लिखा हुआ है। कीप सेटिस्फाइड। गवर्नमेंट हमें कहती है कि भाई आप लोगों की स्कोप 3 इमिशन इस लेवल से नीचे आ जानी चाहिए, ये ऑर्डर है। हम कहेंगे ओके सर, टेंशन नहीं लेनी, हमें तंग भी नहीं करना और टेंशन भी नहीं लेनी। आपने कह दिया, वाजिब हो गया हम पे। कीप सेटिस्फाइड। क्योंकि अगर नहीं सुनेंगे उनकी फौरन, वो पे सुनाएंगे और उनका इंटरेस्ट ज्यादा हो गया तो वो की प्लेयर बन जाएंगे। अगली दफा वो सारे डिसीजंस को वो खुद लेके चल जाओगे। गवर्नमेंट ने कह दिया कि जी बसंत है, कॉलेज बंद होना चाहिए। हम अगर नहीं सुनेंगे उन्हें तो फिर एक तो वो बंद करेंगे, पक्का बंद कर देंगे, सील कर देंगे, या उसके बाद कहेंगे कि अब जब भी कोई पब्लिक हॉलीडे आएगी पहले आपको जाके थाने से लाइसेंस से इजाजत लेनी होगी, फिर कॉलेज खोल सकते हैं। तो वो की प्लेयर बन जाएंगे, उनके फैसलों से हम कॉलेज खोला करेंगे। तो अच्छा वो इसी खाने में रहे, वो उधर ना आ जाए। तो कीप सेटिस्फाइड, ये वो स्टेक होल्डर्स हैं जिनकी आपने बात सुन के मान लेनी होती है, आप इनसे बिगाड़ते नहीं है। देन कीप इन्फॉर्म्ड, इंटरेस्ट हाई है, पावर कम है। फॉर एग्जाम्पल हमारे मतलब यही डिसीजन लेते हैं, क्योंकि ताज़ा इस वक्त हैपनिंग वाली बात है। छुट्टी हो जाने से बच्चों को बहुत बुरी तरह से फर्क पड़ेगा। वो पेपर तैयार कर रहे हैं, उनका महीने बाद इम्तिहान है, लाइब्रेरियां यूज कर रहे हैं, हॉस्पिटल में पढ़ा नहीं जा रहा, ज्यादा टाइम कॉलेज में गुजार रहे हैं, दे हैव अ वेरी हाई इंटरेस्ट, लेकिन पावर कम है। तो ऐसे में अगर ये वाला डिसीजन है कि इस डिसीजन में कॉलेज ओपन कर रहा है या नहीं कर रहा, तो हमने उनसे मशवरा नहीं लेना, हमने उनको सेटिस्फाई भी नहीं करना, लेकिन हमने उनको इन्फॉर्म जरूर रखना है। ऐसा ना हो कि हम कॉलेज बंद करके चले जाओ और अगले दिन वो आए और यहाँ पे शोर मचा रहे हैं और उसके बाद वो धरना दें और फिर सारे मिलकर इकट्ठे यूनियन बना लें और उसके बाद कॉलेज के अगेंस्ट इनकलाब ले आए। तो अगेन आपने जो है ना उनको यहाँ से मतलब उनकी पावर कम है, पावर बढ़ने नहीं देनी, क्योंकि इंटरेस्ट उनका ज्यादा है। अगर ऊपर चले गए तो फिर क्या होगा, फिर एक स्टूडेंट्स की कमेटी भी होगी जो डिसाइड किया करेगी कि क्या एसबीआई हमारे मफादात को सोच रहा और नहीं सोच रहा, तो फौरन से हजारों लोगों से कहेंगे एसबीआई का बायकॉट, कोई यहाँ क्लास नहीं पड़ेगा। तो समटाइम क्या होता है कि स्टेक होल्डर जो पावर कम वाले हैं वो ज्यादा पावर को अप्रोच कर लेते हैं, जो कम इंटरेस्ट वाले हैं वो ज्यादा इंटरेस्ट को अप्रोच कर लेते हैं। आइडियल ये है कि जो जिस खाने में बैठा है वहीं पे बैठा रहे, डिस्टर्ब ना करे हमें। तो कीप देम इन्फॉर्म। मैं इसमें एग्जांपल देता हूं आईकैप की। जब मेंबर्स इकट्ठे होते थे, मैंने हमेशा मेंबर्स को आईकैप में लड़ते हुए देखा है। जब मेंबर इकट्ठे होते थे कहते थे ये आईकैप ने क्या फैसला किया, आईकैप ये क्या कर रहा है, आईकैप वो क्या कर रहा है, इस पॉलिसी में ये एतराज है, इस पॉलिसी में वो एतराज है, फलाना फलाना फलाना। उस टाइम के प्रेसिडेंट होते थे, उन्होंने ये सारी बातें सुनकर उन्होंने कहा ठीक है जी, मुझे समझ आ रही है आपके जज्बात की। मेंबर्स ने कहा हम कंपनी के हम आईकैप के मालिक हैं, हम मेंबर्स हैं, हमारी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। ये क्या कि आप चंद लोग इकट्ठे होकर कोई भी पॉलिसी बना देते हैं। उन्होंने कहा जी आप टेंशन ना लें, आइंदा से आप सब इन्वॉल्व होंगे। उसके बाद से दिन की 2 से 3 मीलें करना शुरू कर दी। अब फलाना गवर्नमेंट के उस वाले प्लान के तहत हम वो इकोनॉमिक कमेटी के अंदर अपनी सिफारिशात भेज रहे हैं, तो आपके कोई सवाल, कोई क्यूरी है या कोई एडवाइस है तो बताएं। अब फलाना जगह आईएफआरएस का ये वाला पाकिस्तान में एप्लीकेबल होने जा रहा है, उसकी इफेक्टिव डेट ये है, उसके ऊपर अगर आपके कोई इंटरप्रिटेशन के रिमार्क्स हैं तो बता दें। आईकैप एक इनिशिएटिव लेने जा रहा है कि अकाउंटेंसी के अंदर हम अपना करिकुलम को रिवाइज कर रहे हैं कि हम 2 नई चीजें अपने अकाउंटेंसी के स्कोप में लेके आ रहे हैं। स्कोप के टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में अगर आपको फीडबैक देना चाहें तो आ जाए। तो जब दिन में 2-2 3-3 मिले आई तो लोगों ने देखे यार क्या वो आईकैप को अनफॉलो कर दिया। अब एजीएम पे सारे खामोशी से बैठे रहते हैं, वो किसी इनिशिएटिव को चैलेंज नहीं करते, क्योंकि उस इनिशिएटिव की कम से कम 17 दफा उनको अलग अलग स्टेजेस पे मेल्स गई होंगी, उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया होगा, अपनी तरफ से कोई वो उसमें फीडबैक नहीं दिया होगा। अब वो ये नहीं कह सकते कि जी ये गलत हो रहा है। अब अगेन जो दे रहे हैं, जो ज्यादा तरीके से वो फीडबैक देते हैं तो उनको भी हेल्प मिल जाती है, वो फिर सुनते भी हैं, उसके मुताबिक उसको इनकॉर्पोरेट भी करते हैं। जैसे आप लोगों का फीडबैक वाला प्रोग्राम होता है पेपर्स का, जरूर फीडबैक दिया करें। बच्चे फेसबुक पे शोर में आते रहते हैं, जो असल जगह फीडबैक देने की वहां फीडबैक नहीं देते। बहुत सारी जगह ऐसा हुआ है कि मैं उन्हें कहता हूं कि जी आपके पेपर में मसला था, कहते हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें 200-250 बच्चों ने भी बताया है।
और अक्सर मैं उन्हें कहता हूँ जी आपके पेपर में ये मसला था, ये सिलेबस से उठा, कहते हैं यार आप टीचर हमेशा शोर मचाते रहते हैं, बच्चे तो ऐसा कह नहीं रहे। तो अगर मैं आगे से कहता हूँ फेसबुक पे जाके देखें, तो वो कहते हैं आप एक प्रोफेशनल होकर क्या कह रहे हैं, फेसबुक पे जाके मैं देखूँ कि क्या ऑफिशियल रिस्पॉन्स है लोगों का, क्या फेसबुक इज दैट प्लेस जहां जाके देखा जाए। उन्होंने तो आपको कीप इन्फॉर्म वाला वो किया था कि आप साथ साथ बताते रहे आपको जो भी वो चीज आए। तो कीप इन्फॉर्म बड़ा मजेदार तरीका होता है, लोगों को इतना इन्फॉर्म रखो कि वो तंग आ जाए। और उसके बाद ये ना कहें कि जी ऐसे कैसे हुआ था, एक एयरलाइन की फ्लाइट 5 मिनट भी आगे पीछे होगी मैसेज आएगा, फिर ठीक होगी वो दोबारा से मैसेज आएगा। फिर कई दफा कुछ एयरलाइंस तो बोर्डिंग स्टार्ट होने के मैसेज कर रही होती हैं, टाइम खत्म होने के मैसेज कर रही होती हैं, चेक इन के मैसेज कर रहे होते हैं कि लोग तंग आ जाते हैं। लेकिन कल को कोई ये नहीं कहेगा कि ये क्या बात है, आपने अचानक से चेक इन क्लोज क्यों कर दिया, अचानक से बोर्डिंग क्यों बंद कर दी। तो कहेंगे आप देखो तो सही, आपको इतने मैसेज किए थे। तो ऐसे में अगर अगले दिन एक बच्चा आ जाएगा और शोर मचा रहा होगा कि ये क्या बात है, मतलब मैं कॉलेज आया और कॉलेज बंद था, तो कहेंगे ग्रुप में 5 दफा कम्युनिकेट किया आपने, अनाउंसमेंट वाले कम्युनिटी में डाला, चैनल पे डाला, फेसबुक पे डाला, फलाना फलाना जगह वो किया, मैसेजेस किए, तुम बिल्कुल नहीं देख रहे थे, तो हम क्या करें। कीप इन्फॉर्म्ड, देन मैनेज क्लोजली। ये आपके मेन प्लेयर्स हैं, पावर भी हाई है, इंटरेस्ट भी हाई है, आपने इनको क्लोजली मैनेज करना है, इनकी सुननी है, इनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना है, इनके साथ बैठना है, सारी चीजों को देखना है, इनसे इंप्लीमेंटेशन शेयर करनी है, इनसे मशवरे लेने हैं, इनको थ्रू आउट एतमाद में रखना है सारे फैसले में। इन 3 के बाद अगर कुछ बच जाए आपके पास वक्त और एनर्जीज, तो ये बेचारे जो इस खाने में है, थोड़ा सा इनको भी देख लें, इनकी भी सुन लें। वो कहते हैं मिनिमम एफर्ट करें इन पे, ऐसा नहीं है कि एफर्ट नहीं करनी, मिनिमम एफर्ट। पहले आपने उन 3 को कवर करना है, उसके बाद अगर आप कुछ हेल्प कर सकें इनकी तो इनकी जरूर हेल्प कर दें, लेकिन नहीं भी करेंगे तो कोई बहुत ज्यादा मसला नहीं होगा। तो अगेन ये मॉडल स्पेसिफिकली सिलेबस में नहीं है, लेकिन इस मॉडल को यूज किया जा सकता है किसी सवाल का जवाब देने के लिए। हो सकता है वो कहेंगे कंपनी सस्टेनेबिलिटी का इनिशिएटिव ले रही है, वो ये डिसीजन लेने लगे हैं, उसमें कंपनी के ये अलग अलग लोग, जैसे ये पीछे सवाल ऑटो कंपनी वाला पड़ा है, वो कहते हैं जी सीएफओ अलग परेशान है, सीएसओ अलग परेशान है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये सोच रहे हैं, गवर्नमेंट ये सोच रही है। अब इन सारे स्टेक होल्डर्स को देखिए बताओ हम इसको मैनेज कैसे करें। तो आप कह सकते हैं कि मेंडलो मैट्रिक्स की मैपिंग के थ्रू इनको मैनेज कर सकते हैं। हम देख लें कि इनकी पावर क्या है, इनका इंटरेस्ट क्या है, और हम इनको इस तरह से वो कर लें। तो इसमें एक सिंपल सी इंग्लिश के साथ जो की प्लेयर है, हाई पावर हाई इंटरेस्ट, एंगेज क्लोजली विद टू वे डायलॉग, को क्रिएट करें मिलकर प्लान और डिसीजन, फ्रीक्वेंट ट्रांसपेरेंट अपडेट्स इन लोगों को दें, ये आपके मेन प्लेयर्स हैं। कीप सेटिस्फाइड, ऑफर टारगेटेड पीरियोडिक अपडेट्स, साथ साथ उनको अपडेट्स दें कि हाँ भाई हम ये कर रहे हैं, आपने जो कहा था। और जब भी आपको कोई कंसर्न्स वो रेज करें, आप एड्रेस करें प्रॉम्प्टली टू प्रिवेंट अपोजिशन। कीप इन्फॉर्म वाले के साथ क्या करना है, रेगुलर कम्युनिकेशन चैनल मेंटेन करना है, उनसे फीडबैक इनवाइट करना है और उनकी पार्टिसिपेशन कुछ इनिशिएटिव्स में शामिल करनी है। मिनिमल एफर्ट, मॉनिटर करें उनकी पोजीशन और प्रोवाइड करें कंसाइज इंफॉर्मेशन, और अगर पावर या इंटरेस्ट बढ़ता नजर आ रहा हो तो फिर इंक्रीज कर दें इनके साथ एंगेजमेंट। तो क्या ओवरऑल स्टेक होल्डर्स को इस सारी कहानी में हमने कैसे लेके चलना है, स्पेसिफिकली एक्सप्रेसली हमारे सिलेबस में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि स्टेक होल्डर्स और सस्टेनेबिलिटी की डीलिंग के बारे में आपने बताना है, लेकिन वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक सवाल के अंदर हम अपनी कुछ कॉमन सेंस भी यूज करें। आपने देखें कि बोर्ड कमेटी का पूरा रोल पूछ लिया, जबकि वो सिलेबस में एक्सप्रेसली डिफाइन नहीं है। तो इसलिए मैं एहतियातन कुछ टॉपिक्स इस तरह के ऐड कर रहा हूं जिसमें थोड़ा सा हमारी नॉलेज बेस थोड़ी सी इंप्रूव हुई हो और हम थोड़ा सा उसको आंसर अच्छे तरीके से कर सकें। तो स्टेक होल्डर पे हमने बात की, एक छोटा सा टॉपिक जिसका बीच में जिक्र आया था लेकिन स्किप हो गया, तो मैंने आज रखा था मार्जिन, तो कुछ ना कुछ आई, ग्रीन फाइनेंस। ग्रीन फाइनेंस क्या है भला? अच्छे कामों के लिए करना, अच्छे कामों के लिए कर्जा, मसलन सोलर, बागीचा लगाना, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल, सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। तो ऐसे में अगर आप एक इस तरह का कर्जा लेते हैं तो इस तरह के कर्जे को हम नॉर्मली ग्रीन फाइनेंस कहते हैं। जब आप इस तरह का कर्जा लेते हैं तो फिर क्या होता है कि इसमें गवर्नमेंट के कई इनिशिएटिव्स भी आ जाते हैं। अक्सर गवर्नमेंट इस तरह के कर्जों के ऊपर सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट की बात करती है, जैसे इस वक्त पाकिस्तान में सोलर के ऊपर बड़ा मुनासिब रेट में आपको मिल जाता है। गवर्नमेंट की कोई ना कोई स्कीम आई रहती है जिसमें सोलर फाइनेंसिंग वालों को एक बड़ा पिछले साल शायद 6% के ऊपर दे रहे थे। कुछ केसेस में जैसे ये जो इनका अपनी स्कीमें होती है गवर्नमेंट की, कुछ में तो ये बिल्कुल 0% इंटरेस्ट में भी दे रहे होते हैं। तो इसके फायदे क्या हैं ग्रीन फाइनेंस के? इंसेंटिवाइज हो जाते हैं लोग अच्छा काम करने पे, लोगों के लिए आसानी होगी, एनवायरनमेंट अल्टीमेटली बेहतर हो जाएगा। इसको करना आसान है, ये डूएबल है, अचीवेबल है। नुकसान क्या होगा? यूज किसी और मकसद के लिए। तो मैंने पीछे जगह लेनी है और मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास एक ऐसी जगह हो जहाँ मैं कॉलेज चला सकूँ, तो मैं उन्हें कहूंगा कि मैं एक ऐसी जगह लेना चाह रहा हूं जहां बैठ के बहुत सारे लोग ऑनलाइन काम करें और फिर वहां बैठ के हम अपने सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स को मॉनिटर करें जो हमने पाकिस्तान में जगह जगह मुख्तलिफ हमने वो लिए हुए हैं, बाग लिए हुए हैं। उन बागों के अंदर दरख्त लगाए जाएंगे, उनकी टीम यहाँ पे बैठेगी और यहाँ बैठ के हम अपनी ग्रीन कंपनी के लिए ग्रीन काम किया करेंगे। तो फ्रॉड होने के चांस बहुत ज्यादा है। फिर लिमिटेशन ये है कि आपको फिर मॉनिटरिंग बहुत करनी पड़ेगी, रिकॉर्ड कीपिंग बहुत करनी पड़ेगी। बैंक को भी पता है कि आप लोगों से धोखा दे रहे हैं, तो बैंक बार बार विजिट करेगा, मुश्किल से कॉवेनेंट्स रखेगा, कुछ पॉइंट्स रखेगा कि यहाँ तक पहुंचो फिर हमें बताना। तो इसकी फिर जो मॉनिटरिंग और इसकी जो रिस्पांस वगैरह उस पर टाइम लगेगा। किताब से जल्दी से एक हल्का सा देख लेते हैं। एक फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग जो स्पेसिफिकली एलोकेट की जाती है प्रोजेक्ट इनिशिएटिव को दैट आर एक्सपेक्टेड टू हैव अ पॉजिटिव एनवायरमेंटल इंपैक्ट। यूज ऑफ ग्रीन फाइनेंस हेल्प इंटीग्रेट सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल कंसीडरेशन इनटू मेनस्ट्रीम फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। एडवांटेज क्या है? लो कॉस्ट पे मिल जाता है, चीपर होता है नॉर्मल लोन से, और इससे एक ओवरऑल पॉजिटिव में जाता है और आप लोगों को बताते हैं कि हम एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं। जैसे पिछले सवाल में आप लोग कह रहे थे कि अच्छा स्टेक होल्डर्स को बताएंगे देखो अब तो हम इस काम के लिए कर्जा ले रहे हैं। डिसएडवांटेज क्या? एक्स्ट्रा रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा प्रूफ चाहिए होता है, ऑडिट करवाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पेपर वर्क और एडमिनिस्ट्रेटिव काम आपको बीच में करना पड़ेगा, क्योंकि वो बार बार चेक करना चाहेंगे कि आप लोग ग्रीन वॉशिंग तो नहीं कर रहे। अभी ग्रीन वॉशिंग क्या होती है? ग्रीन वॉशिंग, इस लफ्ज से कुछ अगर फीलिंग आ रही हो,
सर मनी लॉन्ड्रिंग मनी लॉन्ड्रिंग, जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग करी जाती है, मनी को साफ किया जाता है, तो इसी तरह से ग्रीन वॉशिंग। और इसके बिहाइंड अपना कोई दूसरा प्रोजेक्ट है जिसको थोड़ा अगेन फॉर एग्जांपल, मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो है वो मेरे कुछ बुराई आनी थी, मैंने क्या किया, मैंने अचानक सस्टेनेबिलिटी का इम्पैक्ट डाल दिया। हमारे प्रॉफिट्स कम आने थे इस दफा, हमने कहा चलो ठीक है, हम कहेंगे जी इस दफा हमने ऐसे इनिशिएटिव्स पे काम किया जिसमें इतने सारे हमारे अच्छे अच्छे प्लान्स थे, जिसकी वजह से एट द एक्सपेंस ऑफ शेयर होल्डर्स, जिनको हम बताना चाहते हैं कि आपकी वजह से हम इतने सारे अच्छे काम कर सके, तो आपने बेसिकली ग्रीन वॉशिंग कर दी अपनी फाइनेंशियल्स को। यानी आपने उसका सहारा लेके, ये लोगों के जज्बात एहसासात का सहारा लेके, और आपने चीजों को ये ऐसे ही, जैसे मैंने कहा कि मैं लोन लेते हुए ग्रीन वॉशिंग कर लूं, कि मैं बिल्डिंग किसी और पर्पस के लिए ले रहा हूं, लेकिन मैं उसको ग्रीन वॉश करके उन्हें दिखाऊं कि जी ये देखो ये कितनी अच्छी ग्रीन बिल्डिंग है, इसका तो मकसद ही ग्रीन है, इसके साथ तो काम ही हमने बड़े अच्छे करने हैं। पेंट भी ग्रीन कलर ठीक है, हाँ, आप पेंट भी बाहर ग्रीन कलर करते तो कई दफा फिर इसमें ग्रीन वॉशिंग का चक्कर आ जाता है कि आप इसको ग्रीन वॉश कर रहे होते हैं, तो सम टाइम क्या होता है कि हमें दुनिया को दिखाने के लिए बड़ा कुछ करना पड़ता है। कुछ अर्से पहले आईकेएफ का लोगो बदला था, सस्टेनेबिलिटी की वजह से बदला था, ताकि उनके लोगों को देख के लगे कि वो ज्यादा सस्टेनेबल, पता नहीं कैसे, लेकिन मतलब मुझे लगता है पहले ज्यादा पत्ते थे और अब पत्ते थोड़े से कम हो गए लोगों में, लेकिन बहरहाल उन्होंने अपना ज्यादा बेहतर इमेज और सस्टेनेबल इमेज देने के लिए उन्हें लोगों को दिया। तो दुनिया में इस वक्त ये भी चल रहा है कि आप अच्छे हो या नहीं हो, लेकिन आप साबित जरूर करो कि आप अच्छे हो। तो बहरहाल ये एक छोटा सा टॉपिक था जो बाय द वे ज़बानी डिस्कस हुआ था, लेकिन इसको यहाँ पे करना था। तो कल इंशाल्लाह ताला इकट्ठे होते हैं, और कल फिर हम फाइनली यानी कि अपनी राइटिंग वाली क्लास से पीछे की लास्ट क्लास करके, और एक दफा डिफरेंट तरह की जो बॉडीज और डिफरेंट तरह की जो इनिशिएटिव सस्टेनेबिलिटी के उसको देख के, और फिर अब हम मतलब उससे जब बाहर निकलें तो फिर हमारी इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड रह जाए, कोड ऑफ एथिक्स रह जाए और एश्योरेंस के स्टैंडर्ड रह जाए। उसके बाद फिर हम गंदी गंदी बातों की तरफ आ जाएंगे। खैर इतनी गंदी बातें भी नहीं, अगर समझ आ जाए तो वो चीजें इसी तरह से मिलते हैं इंशाल्लाह।